नमस्कार। रज़ा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के तत्वावधान में आयोजित आज कविता श्रृंखला का ये 36वां सत्र है। हमारे घाट पर 100 से अधिक कवि क्या कहते हैं घाट पर जो भी कर चुके हैं। आजकल ज़्यादातर लोग मोक्ष की आकांक्षा में जा रहे हैं, मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं और मोक्ष की आकांक्षा इतनी प्रबल है कि उनकी कविता में रुचि नहीं हो सकती। कविता वैसे भी मोक्ष से आपको दूर रखती है, वो तो इस संसार के अनुराग से पैदा होती है और इसी संसार का अनुराग करने की आपको का सबक देती है। बहरहाल हमारे पास 4 कवि हैं। राकी गर्ग जिन्होंने अनुपम मिश्र के व्याख्यानों का एक संचयन, अच्छे विचारों का अकाल, उनको एक पुस्तक लिखनी चाहिए, अच्छी कविता सुनने वालों का अकाल। गोस्वामी तुलसीदास और रविन्द्रनाथ टैगोर की बच्चों के लिए जीवनी लिखी है। रिल्के के पत्रों का अनुवाद किया है और उनका एक कविता संग्रह बोधि प्रकाशन से प्रकाशित है, दरवाजे। हमारे दूसरे कवि मित्र हैं विनय विश्वास, जो कविता लिखते भी हैं, कविता पढ़ाते भी हैं। उनको साहित्य कृति सम्मान हिंदी अकादमी का मिला है, ऋतुराज सम्मान परंपरा से मिला है। उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, धूप तिजोरी में नहीं रहती, पत्थरों का क्या है और आज की कविता जो एक शोध प्रबंध है। हमारे एक कवि मित्र डॉक्टर अमरजीत कौंके, वो लुधियाना में उनका जन्म हुआ। वो पंजाबी और हिंदी दोनों में कविता लिखते हैं, तो यहाँ वो हिंदी में कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित हैं। उनके हिंदी में मुट्ठी भर रोशनी, अंधेरे में आवाज़, अंतहीन दौड़, बन रही है नई दुनिया काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। अरे आप लोग आते जाइए, इसमें भी समय लगता है। आइए राकी जी, आइए। वो प्रतिमान नाम की एक पत्रिका, पंजाबी पत्रिका का संपादन करते हैं। उनको साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है और भाषा विभाग पंजाब से सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार भी मिला। अनल हाथ हमारे चौथे कवि हैं, वो भी आ जाएं। वैसे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आते हैं, खनन अभियंत्रण, जिसका जो भी अर्थ होता हो, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से। और कविता भी एक तरह से उत्खनन ही है। उनकी बहुत सारी कविताएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उनका एक संग्रह बाबरी मस्जिद और अन्य कविताएं प्रकाशित हुआ है। उनको मुक्तिबोध स्मृति कविता पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और हिंदी में वैज्ञानिक लेखन पुरस्कार, 3 पुरस्कार मिले। तो अनेक पुरस्कारों से विभूषित हैं इनमें से कई कवि। ये अलग बात है कि इनमें से बहुत सारे पुरस्कारों के हमने नाम ही नहीं सुने हैं, तो लेकिन होंगे बड़े बड़े अच्छे पुरस्कार से मिलते रहते हैं, तो अच्छे ही होते होंगे। ये हम लोग इस बार फरवरी महीने को रज़ा साहब का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। तो एक लंबी श्रृंखला। एक तो हमारे कार्यक्रमों से दिल्ली के लोग बहुत त्रस्त हैं
हर दूसरे दिन क्या, अब तो करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। तो अब इसलिए धीरे धीरे ऑडियंस की कमी अनुभव की जा रही है। पर बहरहाल तो और संयोग से इस महीने कृष्णा सोबती का जन्म दिवस भी है, उनकी शताब्दी पूरी होने जा रही है। तो उस दौरान हम लोग 19 और 20 फरवरी को एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हम हर वर्ष युवा हिंदी लेखकों का एक बड़ा समागम करते हैं। उसमें अभी तक लगभग 200 से अधिक युवा लेखक देश भर के आमंत्रित हो चुके हैं। इस बार वो कृष्णा सोबती पर एकाग्र है। 2 दिन चलेगा, 19 और 20 फरवरी को। वो होगा मल्टीपर्पज़ हॉल, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो खंड है IIC का मेन का, उसमें। और उसमें लेख की दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि का द्वंद्व, भाषा का वितान, कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना, जिजीविषा के रूपक, स्वाधीन स्त्री की उपस्थिति, कृष्णा वैद निर्मल 3 मित्र उपन्यास कथाकार, गल्प और यथार्थ, वर्तमान लोकतांत्रिक संकट में सोबती आवाज़, स्वतंत्रता विभाजन साहित्य, भारत का सोबती आख्यान और कृष्णा सोबती स्मृत चुगताई महाश्वेता देवी। इन पर लगभग 35 से 40 लेखक, युवा लेखक ने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो आप सब लोग भी, और ये न कहिएगा, अपने मन में ही रखिएगा कि आपके पास कोई बेहतर काम उस दिन है, क्योंकि होगा नहीं, मुझे पता है। आखिर हम भी 85 बरस से जी रहे हैं, तो हमें मालूम है कि कैसे समय बिताते हैं लोग। बहरहाल तो आप आए तो बहुत अच्छा है, ना आए तो भी आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए ठीक नहीं। अब इसी क्रम से, जिस क्रम से मैंने इन्हें आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, कविता पढ़ेंगे। अब मैं श्रोताओं में बैठ जाऊंगा। तो पहले राखी गर्ग, फिर विनय विश्वास, फिर अमरजीत सिंह और फिर अनिल। तो चलिए। दूसरा नियम है 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट हो जाए तो बता दीजिएगा। बस संयम। अच्छा, घड़ी उतार के रख लेते हैं सामने क्योंकि फिर मालूम नहीं पड़ता है पढ़ते हैं तो कहाँ टाइम। सामने इतने बड़े कवि बैठ के सुन रहे हो तो क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए, सबसे बड़ा संशय तो यही है। लेकिन एक कविता की शाम है, इसलिए शाम से ही शुरू करती हूँ। शाम का आसमां। शाम का आसमान कुछ रंग बिरंगा, कुछ धुंधला, कुछ स्याह, जैसे जाने की हड़बड़ी में हो वो अपने घर, अपने हथेलियों पर लौटते पक्षियों की उड़ान दे। दूसरी कविता है निहत्ता। ऐसे समय में और ऐसी जगह, ऐसे समय में और ऐसी जगह जब सब हों हथियारों से लैस, ऐसे में किसी एक का निहत्था खड़ा होना उसकी अहिंसात्मक रीति नहीं दिखलाता। वो खड़ा हो जाता है शक के दायरे में। सभी मुस्कुराते हैं एक दूसरे की आंखों में देख, मानो वे कह रहे हों हमें पता है कि तुम्हारी जेबें बारूद से भरी हुई हैं। दुखद वे नहीं जानते थे कि उसकी जेबें फटी हुई। तीसरी कविता है शर्म। अपने बच्चे को समझाती हूँ दुनिया अब भी बहुत सुंदर है। अपने बच्चे को समझाती हूँ दुनिया अब भी बहुत सुंदर है। वो पूछता है कैसे, और मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पेड़, हवा, पानी, प्रेम, सत्य, करुणा,
बस इतने पर आकर ही थकने लगती हूँ प्रश्न चिन्हों से, और वो जवाब की उत्सुकता में ताकता मेरा चेहरा। वो समझ जाता है मेरी चुप्पी का अर्थ, और मैं छिपाती हूँ अपनी शर्म, दिखाती हूँ बस खिले हुए कुछ सुंदर फूल। जहाँ से लौटता नहीं कोई। जिंदगी तुझसे हार मान ली है मैंने। कितना भी तेज चलूँ मैं, तुम निकली ही जाती हो आगे, बहुत आगे। अब मैंने तुमसे ये खेल खेलना बंद कर दिया है, तुम्हें पकड़ने का, तुम्हारा हाथ पकड़कर न छोड़ने का। मैंने सीख लिया है जीना बहती हवा की तरह, चांद और सूरज की तरह। पर मैं जानती हूँ आओगी वापस एक दिन, और पूछोगी मुझसे क्या चाहिए मुझे। उस समय मेरा उत्तर वही होगा जो पुरु ने सिकंदर को दिया था, लेकिन तब तुम्हारा प्रश्न और मेरा उत्तर दोनों ही उस जगह विलीन हो जाएंगे जहाँ से लौटता नहीं कोई। एक आज की समय पर भेड़िया और हिरण। भेड़िया हिरण की ओर लपका कि आया एक और भेड़िया, बचाया और बोला हम एक। तुम सांस ले सकते हो इस खुली हवा में, आसमान तक भर सकते हो कुलांचे। आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ फूलों से भरी जगह, दूर तक फैली एक झील, एक ऐसा पहाड़ जहाँ से तुम देख सकते हो पूरा जंगल, और एक गुफा जहाँ तुम छिप सकते हो अंधेरों से। हिरण खुशी से दौड़ता जंगल से जंगल, कि वो सोया हुआ था गहरी नींद। सुनाई दिया एक अट्टहास, आओ मिल बांट खाएं कि मनाएं जश्न, क्या खूब निखरा कुछ दिनों में। हिरण को पीठ पे चुभा कुछ नकीला, भेड़िए को देख वो इतना बोला अलविदा मित्र अलविदा। आईना। अक्सर कहते सुना है लोगों को बातों में, आखिर उसे भी तो घर जाकर देखना है आईना। और मैंने अक्सर देखा है लोगों को आईने में देखते, वे जो हैं वो नहीं, जो नहीं है उसे देखते। पेड़ हो जाना। कभी लौटना तो देखना, वहाँ उग आया है एक पेड़, वहाँ उग आया है एक पेड़, पर फूल नहीं आते उसमें, आती हैं सिर्फ पत्तियाँ। नहीं उठती उनसे कोई महक, वो कहती है हर उससे जो बारिश और ताप से बचने खड़े हो जाया करते उसके पास। प्रेम करने से पहले 10 बार सोचना, प्रेम करने से पहले 10 बार सोचना। प्रेम करना, प्रतीक्षा करना है अनंत काल तक, और फिर पेड़ हो जाना है। अनुपस्थिति। रोज नाश्ते की टेबल पर तुम्हारी अनुपस्थिति पूरा करना चाहती हूँ अखबार के कुछ पन्नों से। बार बार नजरें ढूंढती हैं गुमशुदा के विज्ञापनों को, शायद हो कोई विज्ञापन तुम्हारे नाम का भी, पर कहीं नहीं मिलता तुम्हारा नाम। वो जो कभी आया ही नहीं उसका जाना कैसा, वो जो कभी आया ही नहीं उसका जाना कैसा। कैसे हो सकता है गुमशुदा वो, फिर भी काले अक्षरों के बीच में ढूंढती हूँ तुम्हारा नाम। प्रेम भी न जाने कितने भ्रमों में जीता है, प्रेम में शायद हर आदमी अभिमन्यु होता है, जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना आता है पर आखिरी द्वार तोड़ना नहीं आता। आता तो मैं भी कह सकती थी विदा। अंतिम मुलाकात। मेरे पूछने पर वो हंसा, आंसू सदा के लिए मेरे हिस्से में जमा हो गए। उसने कहा था बस एक ही वाक्य और मेरी देह नीली पड़ गई थी। वो जाने के लिए उठा, उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ये हमारी अंतिम मुलाकात थी। वे कहते हैं मुझसे प्यार करो, पर कोई सवाल नहीं करो।
तुम मुझसे प्यार करो पर बिना किंतु परंतु के मेरी आज़ादी के साथ। तुम मुझसे प्यार करो और भूल जाओ सब, पर मुझसे भूलने को मत कहो। तुम मुझसे प्यार करो और उनसे भी प्यार करो जो करते हैं मुझसे प्यार। क्या तुमने अभी तक नहीं जाना मुझे कुछ और नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे प्यार। एक मनुष्य की तरह छू सको तो छुओ मुझे, छू सको तो छुओ मुझे, एक स्त्री की तरह नहीं, एक पुरुष की तरह भी नहीं, बस एक मनुष्य की तरह। रिश्ते, मुझे रिश्ते संभालने नहीं आए, पेड़ पौधों की तरह उसे सींचना भी नहीं आया, पर कुछ रिश्ते उम्र दर उम्र वक्त की चौखट पार करते गए, यकीन के साथ कि सारी दुनिया जब होगी खिलाफ हम एक दूसरे के साथ होंगे। तुम्हारे लिए जो शब्द थे अधूरी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम, मुझे यकीन है वो बाण तो नहीं थे और ना ही थे छर्रे, वरना एक आदमी नहीं मरता हर दिन बार बार। दरवाजे, ये मेरे कविता संकलन के नाम पर है। घर में बहुत से दरवाजे थे, घर में बहुत से दरवाजे थे, कुछ लकड़ी के, कुछ जाली के और कुछ पारदर्शी। कुछ से छनकर आती थी रोशनी और कुछ से आती थी हवा, जिनकी ओट से हम देख सकते थे एक दूसरे को बिना छुए, सिर्फ दूर से भीतर तक भीगते हुए। धीरे धीरे सारे दरवाजे बंद होते गए और चुनती गई दीवारें। अब कोई दरवाज़ा नहीं बचा तुम्हारी ओर खुलने के लिए, बची हैं सिर्फ दीवारें जिन पर बनाने लगे हैं दीमक और मकड़ियाँ अपने अपने घर। और जब सांस लेने की जगह ना बची हो और घर के बाहर खिंची हों बहुत सी रेखाएं जो लक्ष्मण रेखा से हों अधिक खतरनाक, तब आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं मकड़ी और दीमकों के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है। बस सालती है एक कसक, दरवाजे और खिड़कियों वाले घर कितने खूबसूरत हुआ करते थे। चिड़ियाँ पहचानती हैं बिल्लियों की आहट, चिड़ियाँ पहचानती हैं बिल्लियों की आहट, वो रोक देती हैं फुदकना, फड़फड़ाना और दाने चुगना। लैम्प पोस्ट के गहरे रंग में करती हैं कैमोफ्लाज, बिल्ली खाट लगाए बैठी दानों के पास। अंधेरा बढ़ा, बिल्ली किसी और शिकार में आगे, चिड़िया बुर चहकी चुगते दाने लौटी घोंसले में। जिंदगी की लड़ाइयाँ लड़ना किसी पाठशाला में नहीं सिखाया जाता, इसे जीतना पड़ता है अपनी उड़ान के लिए, आसमान के लिए। चिड़िया हमसे कितना बेहतर जानती हैं। हो गया सब ना? एक कविता और सुना। माँ, एक कविता लोग बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता नहीं। माँ जिसके पास सोने के लिए बच्चों में हर दिन लड़ाई होती, जिसके दूर रहने की तकलीफ असह होती थी, जिसकी आंखों में एक आंसू आ जाने पर सारी दुनिया को आग लगा देने की इच्छा होती थी, आज वही माँ बन गई है बोझ का कारण उन्हीं बच्चों में। किसके पास रहेगी कितने दिन, क्यों ना उसकी दवाएं भी वही लेकर आए जिसके हिस्से आई है 1 बीघा अधिक जमीन, या जिसको दिए है माँ ने अपने सोने के बुंदे। हर कोई टालना चाहता है, रात भर उसके जागने से हर बच्चा हो जाता है परेशान, जबकि उस अकेली माँ ने कितनी रातें गंवाई थी एक अब नहीं सुनाई देता उसको उतना, आंखें भी नहीं देख पाती ठीक ठाक, कमरे में अकेली बैठी तरसती है एक बोल सुनने को। लेकिन उसके मन में कहीं एक उम्मीद बाकी है अभी, शायद कोई बच्चा आकर कहेगा माँ आज नींद नहीं आ रही। शुक्रिया रजा फाउंडेशन, शुक्रिया।
सभी को नमस्कार। मैं रोमांचित हूँ और ये अविस्मरणीय क्षण जिन कवियों को मैं पढ़ता रहा हूँ, जिनसे प्रेरित होता रहा हूँ, उनके सामने कविता पढ़ना जो संकोच राकी जी का था, लगभग वही। ठीक है, जैसा है वो पढ़ता हूँ। शीर्षक है इस कविता का, छोड़ो लिखना छोड़ो। तुम कह रहे हो कि मैं अच्छी नहीं लिख पाता, तो छोड़ दूं कविताएं लिखना। देखो उसके पैरों में दर्द रहता है, धीरे धीरे ही सही वह चलता है। उसे कम दिखता है, धुंधला धुंधला ही सही वह देखता है। उसके फेफड़े पूरा काम नहीं करते, खांसते खांसते ही सही वह सांस लेता है। पहाड़ पे चींटी भी चढ़ती है, समंदर में कछुआ भी तैरता है, आसमान में जुगनू भी उड़ता है, तो मैं भी क्यों ना लिखूं कविताएं। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, हम और हमारी पूंजी। जीभ निकाले हड्डी के पीछे जो लपक लपक जाती है, दौड़ पॉपुलर होगी लेकिन हमें तसल्ली, हम तो हिस्से हुए ना उसके। जीभ निकाले हड्डी के पीछे जो लपक लपक जाती है, दौड़ पॉपुलर होगी लेकिन हमें तसल्ली, हम तो हिस्से हुए ना उसके। हम हिस्से हैं उसी स्पीड के जो कम होकर औरों को रास्ता देने में खुश होती है। हमें तसल्ली, पीड़ा देने वाले रिश्तों को अनदेखा करते जाना इन आँखों ने कभी न सीखा। हमें तसल्ली, हमसे कोई निंदित काम अगर हो जाए तो शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई करे मुंह भर तारीफ अगर मुंह पर तो मन अब भी सकुचा जाता है। अब भी जब तक चुकता ना हो जाए कर्ज तो छाती पर बैठा रहता है सांस दबाए। बरसों पहले निर्धनता के सन्नाटे में जो आवाज़ मदद को उठी, उसकी मीठी मीठी गूंज अभी तक रहती है कानों में। हम अपने मानस की झोली अगर टटोलें तो अब भी मिलते कबीर के धागे और तुलसी की चादर। नटखट कान्हा की मुरली जो सूरदास ने कभी रखी थी, गालिब की टोपी या कलम निराला की और प्रेमचंद के जूते अब भी मिल जाते हैं। मिल जाता है अब भी वो ही विष का प्याला जिसने मीरा के आगे घुटने टेके थे। धन, सम्मान, खुशी, मैत्री, यश चाहे जो हो, कुछ भी हम अपनी कीमत पर क्यों हथियाएं। हमें पता है जिसे खरीदा जा सकता हो वो पल भर में बिक सकता है। भले कहीं भी पहुंच ना पाएं लेकिन यह संतोष रहेगा, हम तो हम ही रहे हमेशा, और खुशी से जी लेने को ये पूंजी कुछ कम तो नहीं है। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, सुख। कितना सुखी है वो कविता के देश में अजनबी। हथेलियों में पुरस्कारों की खुजली नहीं, तलवों में विद्यार्थियों की छाती रौंदने का अरमान नहीं, कानों में तालियों की प्यास नहीं, आंखों में पूज्य होने की लालिमा नहीं। कुछ भी नहीं जो उसे दुखी कर सके। दुख यही सोच सोच के दुखी है कि ये बेवकूफ सा आदमी बिना बात सुखी है। एक और छोटी सी कविता, शीर्षक है तरक्की। इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने पुल कभी नहीं थे दुनिया में। कभी नहीं था आदमी इतना अकेला। इतने सारे कानून, इतने सारे अपराध, इतनी सारी नैतिकता, इतने सारे बलात्कार, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे रोग, इतने सारे हथियार, इतने सारे डर, इतने सारे जूते, इतना कम चलना, इतने सारे संपर्क, इतने थोड़े संबंध, इतनी सारी नज़रें, इतना कम नज़रिया, इतने सारे कपड़े, इतनी थोड़ी शर्म, इतने सारे प्रसाधन, इतना कम सौंदर्य, इतने सारे मकान, इतने थोड़े घर, इतने सारे शब्द, इतनी कम कविता, इतने सारे पत्थर, इतनी थोड़ी कला, इतने सारे लोग, इतने कम मनुष्य, इतनी सारी व्यस्तता और इतने थोड़े काम। बाहरी तरक्की, तुझे दोनों हाथों से सलाम। एक छोटी सी कविता है, जरूरत। वो घूम रही थी म्या म्या करती, इधर से उधर, उधर से इधर। मुझे लगी थी भूख, लगा कहीं उसे भी, तो रोटी का एक टुकड़ा उछाला उसकी तरफ।
उसने सूंघा और छोड़ दिया। शायद पसंद नहीं आई रोटी, पर उसने तो डबल रोटी का टुकड़ा भी छोड़ दिया, सेब का भी, बिस्कुट का भी, और यहां तक के दूध भी। पेट भरा हो तो हर चीज छोड़ देता है जानवर। एक कविता है सूखना। अपने बच्चों को हमेशा सुख देने के लिए सूखता रहा। बच्चे सुखी रहे इतने कि उनकी आदत बन गया सुख। अब मेरा दुख बच्चों को दिखाई नहीं देता तो सूखता हूं मैं, और बच्चे कहते हैं आपको तो आदत पड़ गई सूखने की। एक छोटी सी कविता और, समय हो जाए तो आप मुझे भी आदेश कर दें। कविता का शीर्षक है बूढ़ा। बुढ़ा खामखा रोटियां तोड़ता है, बुढ़ा हर आने जाने वाले को घूरता है, बुढ़ा सफाई वाली से मजाक करता है, बुढ़ा ढंग के कपड़े नहीं पहनता, बुढ़ा सारी सारी रात कानों में घुस के खांसता है, बुढ़े ने घर को नरक बना रखा है, मर गया करता बुढ़ा मरता भी नहीं। सुनते सुनते आखिर मर गया बूढ़ा। वो बड़ा अच्छा था, आटा पिसवा लाता था, सफाई वाली से अच्छी तरह सफाई कराता था, सादगी से रहता था, बच्चों को खाना सिखाता था, उसके रहते घर को ताला नहीं लगाना पड़ा कभी। बुजुर्ग आदमी का तो होना ही बहुत होता है, सुनने के लिए अब नहीं है बूढ़ा। एक और छोटी सी कविता, मिठास। सिकती हुई रोटी की शक्ल में खिली आग, पत्थर बहाते झरने की शक्ल में खिला पानी, आसमान भरती उड़ान की शक्ल में खिली हवा, हिलने की शक्ल में खिली मिट्टी, मैं अपनी बेटी की शक्ल में खिला। सिकती हुई रोटी की शक्ल में खिली आग, पत्थर बहाते झरने की शक्ल में खिला पानी, आसमान भरती उड़ान की शक्ल में खिली हवा, फूलों के खिलने की शक्ल में खिली मिट्टी, मैं अपनी बेटी की शक्ल में खिला। मैंने कहा मुक्त बच्चा सबसे अच्छा, वो बोली पापा बच्चा सबसे अच्छा। मैंने कहा मुक्ता रानी गुड़िया रानी बिटिया रानी है, वो तपाक से बोल पड़ी पापा राने गुड्डे राने बेटे राने हैं। मैंने कहा मेरा मुक्तेश, उसकी बाहें फैल गई मेरा पापेश। आज भी उसका बचपन मिठास का उद्गम बताता है, आदमी जो बोलता है वही उसके पास लौट कर आता है। आदमी जो बोलता है वही उसके पास लौट कर आता है। एक छोटी सी कविता और, उसकी हंसी आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, उसकी हंसी। लोग हंसना चाहते हैं पर चतुराई की हथेली से दबा जाते हैं हंसी। लोग हंसना चाहते हैं पर चतुराई की हथेली से दबा जाते हैं हंसी। और बस स्टॉप पे वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंस रही है बेवजह। लोग आंखें फाड़ देख रहे हैं ये खनकती हंसी और उसे बेवकूफ समझ आगे बढ़ रहे हैं। लोग कनखियों से देख रहे हैं और सुलग सुलग बुझ रहे हैं चुपचाप। लोग हिकारत से देख रहे हैं और कोस रहे हैं बेशर्म जमाने को। इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो एक पल को भूल रहे हैं अपनी उदासी तमाम। लड़की हंस रही है तो हंस रही है सिर्फ, उसे क्या पता कि इस तरह हंसते हुए वह धूप हुई जा रही है दुनिया भर के घूंघटों और बुरकों के अंधेरे में खुलकर खिलती धूप। कितना समय मेरे पास? जी अच्छा, एक कविता और पढ़ता हूँ। मैंने उस लड़की को देखा। मैंने उस लड़की को बस एक बार देखा था कि वसंत सिर्फ उसके कुर्ते में नहीं है। मैंने उस लड़की को बस एक बार देखा था कि वसंत सिर्फ उसके कुर्ते में नहीं है। महीन आवाज में वो धीरे धीरे बोल रही थी, खूब बोल रही थी। उस आवाज की आसपास के आसमान में अपनी जगह थी जो उसकी खुशबू से भरी भरी थी और बतिया रही थी। बिजली गुल थी, रात बीत रही थी, वो हंस रही थी। दिसंबर की बदलियों से बने उसके छोटे छोटे दांत अंधेरे में धूप की तरह चमक रहे थे।
हर मामले में उसकी अपनी राय थी, जिसे वो अजनबियों से भी बेझिझक शेयर कर लेती थी। उसके होंठ ऐसे थे जैसे सिर्फ मुस्कुराने के लिए बने हों, या सावन के 2 बारिश भरे दिन हों जिनमें मुस्कुराहटें बूंदों की तरह रह रह कर होती हों। गोरे संसार में सांवरे हस्तक्षेप सा रंग, आलस्य में मेहनत या ऊब में उल्लास के हस्तक्षेप सी दुबली पतली काया। मैंने उसे बस एक बार देखा था कि बसंत सिर्फ उसके कुर्ते में नहीं है। क्या सचमुच मैंने उसे बस एक बार देखा था? बस ये मेरे ख्याल से मेरा समय अब समाप्त होने वाला है। तो लड़कियों की तरफ से 3 बहुत छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। इसका शीर्षक है सुनो मर्दो। पहली कविता, सुनो मर्दो। 1। मैं हंसी तो तुमने मेरे लिए रोने के इंतजाम कर दिए। रोई तो कहने लगे हंसा करो, हंसी वरदान है। रुकी तो बोले चलो, चली तो कहने लगे रुकना सीखो। चुप रही तो बोले बोलो, बोली तो कहने लगे चुप रहो। कपड़े पहने तो बोले उतारो, उतारे तो कहने लगे बेशर्म। फिर भी तुम्हें शिकायत है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती, और मैं अपने से नाराज हूं कि तमाम उम्र सिर्फ तुम्हारी क्यों सुनती रही। 2। सुनो मर्दो की दूसरी कविता। मुझ माटी मिली ने अपनी मिट्टी बदली तो घर बस गया तुम्हारा। मुझ माटी मिली ने अपनी मिट्टी बदली तो घर बस गया तुम्हारा। मेरे देखने भर से सुंदर और सुंदर होता गया वो। मैं धीरे धीरे बदलती रही तुम्हारे लिए, सर से पांव तक समूची। अंततः बदल गई समूची। मुझे रौंदने वाले जूते और चीरने वाली नजर ही बदल दो तुम। 3। सुनो मर्दों की तीसरी और अंतिम कविता। मारो, हाँ मारो हमें कि हमने घूंघट उठाए, बुर्के उतारे, घर की दहलीज लांघी, लेनी चाहिए सांसें अपनी। हमें मारो कि जिस दिशा में हमें पीढ़ियों नहीं जाने दिया गया, ये बताकर कि वहां स्त्रियों का भूखा भेड़िया रहता है, उसी दिशा से हम लौट आएं कुछ और जीवित होकर। मारो हमें कि हमने परमेश्वर को पति की शक्ल में भी मार डाला, छोड़ दिया कुओं में कूदना, चुपचाप जहर पीना और अपने शरीर पर शर्म करना। हमें दौड़ा दौड़ा कर मारो कि हमारे पांवों को तुम्हारे रास्ते चलने से मना करने का शऊर आ गया तुम्हारे बावजूद। मारो कि हमारे रास्ते अब उतने मुश्किल नहीं रहे, और मारो कि तुम अब जबान से कुछ कहने के काबिल नहीं रहे। अब यही होना है कि तुम लाचार मर्दानगी के फतवे संजोते रहो, हम बढ़ती चली जाएं और तुम प्रहारों की भाषा में रोते रहो। हम बढ़ती चली जाएं और तुम प्रहारों की भाषा में रोते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आदरणीय अशोक वाजपेयी सर जी और रजा फाउंडेशन, कुछ कविताएं अलग अलग रंग की पढ़ने का यत्न करूंगा। कविता का पहला शब्द। मैं ईंटें पकाते मजदूरों के पास गया, मैं गया सड़कों पर तारकोल बिछाते लोगों के पास। मैं ईंटें पकाते मजदूरों के पास गया, मैं गया सड़कों पर तारकोल बिछाते लोगों के पास। खेतों में फसलें बोते किसानों से मिला मैं, दूर नहर किनारे पशु चराते चरवाहों के पास बैठा सुनता रहा गीत उनके। गाँव को जाने वाली बसों में बैठा मैं साधारण लोगों के पास। गाँव को जाने वाली बसों में बैठा मैं साधारण लोगों के पास। चौपाल में देर तक बैठा सुनता रहा अंगारों की तरह दहकती उनकी बातें। मैं गया आम लोगों के बीच, मैं गया आम लोगों के बीच, सीधे साधे अनपढ़ लोगों के बीच। उनकी बातें सुनकर, मजाक सुनकर उनके,
सुनकर उनकी नोक झोंक और ज़िंदगी के बारे उनका फलसफा सुन के हैरान रह गया। मैं गया आम लोगों के बीच, सीधे साधे अनपढ़ लोगों के बीच, उनकी बातें सुनकर, मजाक सुनकर उनकी नोक झोंक और ज़िंदगी के बारे में उनका फलसफा सुनकर हैरान रह गया मैं। और मेरा यह विश्वास हुआ और भी दृढ़ कि किसी भी कविता का पहला शब्द साधारण लोग लिखते हैं और कोई भी कविता सबसे पहले आम आदमी के मन की पृथ्वी से फूटती है। एक और कविता है, महक से रिश्ता। सड़क पर जा रहे थे लोग कुछ, कंधों पे अर्थी टिकाए, बिलाप करती औरतें सफ़ेद दुपट्टे लिए। सड़क पर जा रहे थे लोग कुछ, कंधों पे अर्थी टिकाए, बिलाप करती औरतें सफ़ेद दुपट्टे लिए। और शोकाकुल चेहरों के संग कुछ आदमी लिए जा रहे थे अर्थी, अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था आदमी। दूध से सफ़ेद कफन पर टिके थे कुछ एक फूलों के हार। दूध से सफ़ेद कफन पर टिके थे कुछ एक फूलों के हार। अचानक कंधा बदलते समय एक हार फिसला और गिरने लगा। अचानक कंधा बदलते समय एक हार फिसला और गिरने लगा तो एक शोकाकुल चेहरे ने संभाला उसे और फिर सजा दिया दूध से सफ़ेद कफन पर। मुझे लगा कि बिल्कुल यही है आदमी। मुझे लगा कि बिल्कुल यही है आदमी जो दुख के गहरे सागर में डूबकर भी तोड़ता नहीं महक से रिश्ता। जो दुख के गहरे सागर में डूबकर भी तोड़ता नहीं महक से रिश्ता। अगली कविता के सफ़र पर जाते समय। सफ़र पर जाते समय घर से निकलता हूँ जब, लगता है जैसे कुछ छूट गया है। सफ़र पर जाते समय घर से निकलता हूँ जब, लगता है जैसे कुछ छूट गया है। रुमाल, पेन, घड़ी, मोबाइल, पर्स सब कुछ तो पास है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ रह गया है। रह गया ख्याल कोई मेज पर पड़ा, किसी किताब में छिपा एहसास कोई रह गया है। पुरानी कमीज़ की जेब में रह गया विचार कोई, शब्दकोश से छूट गया है शब्द कोई। सब कुछ कहाँ साथ लेके जा सकता है आदमी। सब कुछ कहाँ साथ लेके जा सकता है आदमी। इसी के है कविता के सफ़र से लौटते वक्त। सफ़र पर जाता हूँ तो बहुत सलीके से रखता हूँ कपड़े, टूथब्रश, पुस्तकें, जोर से करता हूँ बैग बंद। सफ़र पर जाता हूँ तो बहुत सलीके से रखता हूँ कपड़े, टूथब्रश, पुस्तकें, जोर से करता हूँ बैग बंद। लौटता हूँ तो ठूंसता हूँ बैग में कपड़े बेतरतीब। लौटता हूँ तो ठूंसता हूँ बैग में कपड़े बेतरतीब। कुर्ता पैजामा, तौलिया, मैला रुमाल, जुराबें, टूथब्रश पड़ा रह जाता गुसल खाने में पड़ा। बेतरतीब चीज़ें लेकर लौटता हूँ घर। जाते वक्त मन में चाव होता, लौटते वक्त पछतावा। जाते वक्त मन में चाव होता, लौटते वक्त पछतावा। एक और कविता के बहुत दूर छोड़ आया हूँ मैं वो खांस खांस कर जर्जर हुए जिस्म। भट्टियों की अगन में लोहे के साथ गलते शरीर। फैक्ट्रियों में की घुटन में कैद बेबसी के पुतले। मैं बहुत दूर छोड़ आया हूँ। बहुत दूर छोड़ आया हूँ मैं वो खांस खांस कर जर्जर हुए जिस्म। भट्टियों की अगन में लोहे के साथ गलते शरीर। फैक्ट्रियों की घुटन में कैद बेबसी के पुतले। मैं बहुत दूर छोड़ आया हूँ। दूर छोड़ आया हूँ वह पसीने की बदबू। एक एक निवाले के लिए लड़ा जाता युद्ध। छोटी छोटी इशाओं के लिए जिवा होते अरमान। दिल में छिपी कितनी आशाएं, होठों में छिप दबा कितना दर्द। मैं कितनी दूर छोड़ आया हूँ। दूर छोड़ आया हूँ मैं वह युद्ध का मैदान जहाँ हम सब लड़ रहे थे रोटी की लड़ाई अपने अपने मोर्चों में। लेकिन मुझे मुट्ठी भर अनाज क्या मिला कि मैं सबको मोर्चों पर लड़ता छोड़कर दूर भाग आया हूँ। वे सब अभी भी वैसे ही लड़ रहे हैं, अंतहीन लड़ाई। उदास, निराश, फैक्ट्रियों में तिल तिल मरते, सीलन भरे अंधेरों में गर्क होते, मालिक की गंदी गालियों से डरते,
थोड़े से पैसों से अपना बसर करते, पल पल मरते, वे सब अभी भी लड़ रहे हैं, मैं ही बहुत दूर भाग आया हूँ। एक कविता के कौन पढ़ेगा कविताएं। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं, जब डिश एंटीने से कमरे के भीतर घुस आया है संसार। बच्चे मोबाइल गेमों में उलझे, स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइल बनाती, पुरुष बढ़ते घटते शेरों का हिसाब किताब करते। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं कि आदमखोर दैत्य का पंजा जब हर मुल्क हर शहर पर मंडरा रहा, हर गांव हर नगर पर अपना कसाब बढ़ा रहा, लोगों को अपना महत्व बता रहा, जीने के अर्थ समझा रहा। इस मौसम में शायर तुम्हारी शायरी कौन पढ़ेगा। इस दौर में कौन पढ़ेगा कविताएं, भाषा जब अपनी पहचान खो रही, शब्द अपने अर्थ गवा रहे, परिभाषाएं इस तरह बदली कि एकदम उल्ट गईं, खंडित परंपराएं, मिट रहे संस्कार। वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में कौन पढ़ेगा कविताएं। कौन पढ़ेगा कविताएं कि बीज जब मिट्टी से नहीं खाद से पनपने लगे, आदमी जब खुराक पर नहीं टॉनिक पर जीने लगा, मिट्टी अपनी ताकत गंवा रही, शब्द अपनी शक्ति। मिट्टी अपनी ताकत गंवा रही, शब्द अपनी शक्ति। जीवन जब किसी खोखले वृक्ष की भांति लड़खड़ा रहा, ऐसे दौर में ए कवि तुम्हारी कविताएं कौन पढ़ेगा। एक कविता के बन रही है नई दुनिया। दौड़ी जा रही है ऊंचे ऊंचे पुलों पर दुनिया, वातानुकूलित बड़ी बड़ी कारों में शीशे बंद किए उड़े जा रहे हैं अमीर लोग। दौड़ी जा रही है ऊंचे ऊंचे पुलों पर दुनिया, वातानुकूलित बड़ी बड़ी कारों में शीशे बंद किए उड़े जा रहे हैं अमीर लोग। बन रही है नई दुनिया नई लोग, बन रही है नई दुनिया नए लोग। नए नए मीलों लंबे पुल बन रहे हैं, पुल ही पुल बन गए हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के लिए, ताकि पृथ्वी की भीड़ उनकी राह में बाधा ना बने। नहीं रुक सकते वे रेलवे फाटकों पर, समय बहुत कीमती है उनका। नहीं चल सकते वे साइकिलों, रेडियों, गाड़ियों और रिक्शों की भीड़ में, जहां गरीब लोग अभी भी फंसे चीख रहे हैं अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में। ऊंचे ऊंचे लंबे पुलों पर उड़े जा रहे हैं अमीर लोग, और इन्हीं पुलों के नीचे कीड़ों की तरह कुल बुला रही है गरीब जनता, और इन्हीं पुलों के नीचे कीड़ों की तरह कुल बुला रही है गरीब जनता। एक कविता है कि मंगलवार का दिन है, मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठे हैं बच्चे हाथ फैलाए। मंगलवार का दिन है, मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठे हैं बच्चे हाथ फैलाए। लोग आते माथा टेक कर बांट देते, मन्नतें मांगा प्रसाद हाथ फैलाए बच्चों के बीच। लोग आते माथा टेक कर बांट देते, मन्नतें मांगा प्रसाद हाथ फैलाए बच्चों के बीच। बच्चे खा रहे खुश हो रहे, लोग खुश हैं कि बांट चले हैं दुख अपना छोटे छोटे बच्चों के बीच। लोग खुश हैं कि बांट चले हैं दुख अपना छोटे छोटे बच्चों के बीच, और बच्चे खुश हैं कि बहुत दिनों बाद आज मिला है खाने को पेट भर। एक कविता है और पढ़ूंगा। बस में गीत गाती लड़की। बस में हाथ जोड़कर खड़ी एक छोटी सी लड़की गीत गा रही है। बस में हाथ जोड़कर खड़ी एक छोटी सी लड़की गीत गा रही है। उसे अपने गीत पर कितना भरोसा है कि यात्रियों के अनदेखा करने, कंडक्टर के झिड़कने और बस में उठ रहे शोरगुल से बेपरवाह वह छोटी सी लड़की अपनी ही धुन में गीत गाए जा रही है। उसे अपने गीत पर कितना भरोसा है। गाती हुई इस छोटी सी लड़की का चेहरा इतने आत्मविश्वास से भरा है कि लगता है उसके लिए गीत गाना ही
दुनिया का सबसे पवित्र और महान काम है। यकीन है उसको कि उसके गाए गीत उसके लिए और उसके परिवार के लिए शाम की रोटी का सहारा बनेंगे, उसकी बीमार माँ के लिए दवा का कोई जुगाड़ करेंगे। इसलिए अद्भुत विश्वास से भरी वह गीत गा रही है। गीत खत्म हो गया है, गीत खत्म हो गया है। वह यात्रियों के आगे हाथ बढ़ाती, धीरे धीरे चलती, भीख नहीं जैसे अपनी कला का मोल मांगती है। गीत खत्म हो गया है, वह यात्रियों के आगे हाथ बढ़ाती, धीरे धीरे चलती, भीख नहीं जैसे अपनी कला का मोल मांगती है। उसकी हथेलियों पर सिक्के रखते हैं लोग, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चमक उठता है। मेरे पास से गुजरने लगती जब वह, मैं भी उसकी हथेलियों पर बहुत अदब से रखता हूँ पैसे, उसकी उम्मीद से कहीं अधिक, यह सोचकर कि उसका अपने गीतों पर विश्वास बना रहे, यह सोचकर कि उसका अपने गीतों पर विश्वास बना रहे। उसका यह विश्वास हो और भी पक्का कि इस समय में जहां 2 कौर रोटी के लिए लोग कर रहे हैं लूटपाट, काट रहे हैं जेबें, बेच रहे हैं जिस्म, उस दौर में एक छोटी सी लड़की कमा सकती है सांझ की रोटी, बस में गीत गाकर। बना रहे उसे अपने गीतों पर यकीन। आखिरी कविता पढ़ूंगा जी। बारिश। चलते चलते सड़क पर अचानक घिराए बादल, होने लगी बारिश धुआंधार। चलते चलते सड़क पर अचानक घिराए बादल, होने लगी बारिश धुआंधार। देखकर वृक्ष एक जा खड़ा हुआ उसके नीचे, यहाँ और भी खड़े बहुत सारे लोग बौछार से बचते। देखकर वृक्ष एक जा खड़ा हुआ उसके नीचे, जहाँ और भी खड़े बहुत सारे लोग बौछार से बचते। बहुत देर बरसता गरजता रहा बादल, बहुत देर बरसता गरजता रहा बादल। बहुत देर से खड़ा एक युवक बार बार घड़ी देखता, जैसे जाना हो मिलने उसने अपनी महबूब को। खींचकर आखिर खुद को संबोधित होकर बोला, लगता है कभी नहीं रुकेगी ये बारिश। खींचकर आखिर खुद को संबोधित होकर बोला, लगता है कभी नहीं रुकेगी ये बारिश। उसकी बात सुनकर पास खड़ा एक बुजुर्ग मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर पास खड़ा एक बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, ऐ नौजवान, अपने जीवन में मैंने बहुत सारी बारिशें देखी हैं। ऐ नौजवान, अपने जीवन में मैंने बहुत सारी बारिशें देखी हैं, बहुत मुंह जोर, बहुत घनघोर, लेकिन ऐसी बारिश कभी नहीं देखी जो कभी रुकी ना हो। कितनी भी हो मूसलाधार बारिश चाहे, पर हर बरसात को अंत रुकना ही पड़ता, हर बरसात को अंत रुकना ही पड़ता। थैंक यू। सर्वप्रथम अशोक वाजपेयी सर और रजन न्यास का आभार यह मंच उपलब्ध कराने के लिए, और सभागार में उपस्थित श्रोताओं को नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इस अकाल वेला में। हत्यारी संभावनाओं से भरे इस विकृत और भयानक समय में अपने नपुंसक और अपाहिज गुस्से से तप्त अंधियारे मन के टीन के गर्म छत पर नाचता हूँ नचता हूँ भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्राओं में। मैं पूछना चाहता हूँ शिव मूर्ति से, लेकिन क्या पूछूं कि खलील दर्जी कहाँ है? कहाँ है वह बाजार जो मेरे शयन कक्ष में प्रियंवत की पलंग तक आ पहुंचा है? उसी बाजार में खुलेआम बीच चौराहे पर जब रामदास के सीने में घोपे हुए चाकू के फाल को निकाल, जिस समय मैं उंगलियों से उसके जख्म की गहराई माप रहा था,
ठीक उसी समय हत्यारा डोबाजी उस्ताद संसद के गलियारों में विश्व शांति स्थापना की बहस में शरीक मैत्रेय बुद्ध बना हुआ था। बम मारो बम, नेस्तनाबूद कर दो बगदाद, बसरा, बुगाज कोई और समरकंद को। चिल्लाता है तानाशाह, मिटा डालो मानचित्र से दजला, फरात और गंधार को। बमों और मिसाइलों के गूंजते धमाकों के बीच, बमों और मिसाइलों के गूंजते धमाकों के बीच मोसूल की सड़कों पर सद्य मृत उस बच्चे की आंखों पर पड़ते रोशनी के परावर्तन में देखता हूं मैं 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता का भग्नावशेषित भविष्य। और एक बार फिर उत्तप्त मन के टीन के गर्म छत पर नाच पड़ता हूं भरतनाट्यम की मुद्रा में और पूछता हूं बूझ से, पुतिन से, गोर्बाचोव से, नेतन्याहू से, बराक ओबामा से और ईदी अमीन से कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, नहीं चाहता कुछ भी पूछना, कि पिस्सुओं और जोंकों की तरह लटके हुए प्रश्न चूस रहे हैं मेरा रक्त। ब्रणाहत लहूलुहान, ब्रणाहत लहूलुहान इस देह को घसीटता हुआ अंगुली माल की तरह ले जाता हूं अनाथ पिंडक के जेतवन तक और मुगलायन की तरह इस संसार से विदा हो जाता हूं। धन्यवाद। दूसरी कविता का शीर्षक है तलाश। वह दिसंबर की एक सर्द शाम थी, वह दिसंबर की एक सर्द शाम थी और तुम्हारी कुर्सी खाली थी। वह खालीपन तैर रहा है अब भी मेरी सुनी आंखों में। सड़कों पर जलते पीले बल्ब के लट्टुओं की पीली मुरझाई हुई रोशनी में देखता हूं दूर तक, देर तक तुम नहीं हो। गायब हो रहे हैं बड़ी तेजी से, गायब हो रहे हैं बड़ी तेजी से लोग, चेहरे और हमारी स्मृतियां। एक दरकन है, एक टूटन है, एक स्मृति भ्रंश में जीता मैं भटकता हूं मिलान की संकरी गलियों में। अल्बैर कामू को देखा उन्हीं सुनसान गलियों में दीवारों से अलग कर रोते। मैं उठता हूं और इस बर्फीली तूफानी रात में लूसी ग्रे की अनाम कब्र तक जाता हूं। मैं हरमन हेसे के फादर फिक्सेशन को समझना चाहता हूं। मैं हरमन हेसे के फादर फिक्सेशन को समझना चाहता हूं कि इस दुख से निजात पाने हेसे पिता की कब्र तक गए हर बार बार बार। अमावस की काली स्याह रातों में सुबकते देखा हरमन हेसे को रियू पालू के कब्रिस्तान में। कार्ल ऑटो जोहान्स की तड़प भरी बेचैनी दिखी मुझे सिल्विया प्लाथ के डैडी में। 1000 वर्षों की इस बेचैनी और अनिद्रा को बांटना चाहता हूं। 1000 वर्षों की इस बेचैनी और अनिद्रा को बांटना चाहता हूं। जीवन आनंद दास की, नाटोर की, वनलता सेन से मैं भिक्खु होना चाहता हूं। मैं भिक्खु होना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षुणी पडाचार और खेमा से प्रव्रज्या लेता, दुखों से मुक्ति का रास्ता तलाशता, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा तक शिला से मस्की तक, भद्रबाहु से कुमारगिरी तक और पंपोर से काला हांडी तक। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है मानवीय पीड़ा का जिगुरत। हमारे बहुत पहले उठने के बहुत पहले उठ जाती है, हमारे के बहुत पहले उठ जाती है ताकि खलल न पड़े, हमारे आरामदेह सपने रहें सुरक्षित।
आधी नींद व विच्छिन्न स्वप्नों की कातरता लिए पानी के सूखे नल, हैंडपंप और जूठे बर्तनों से कर ली है उसने एक गहरी पहचान। उसकी उदास भावहीन आंखें पीछा करती व्यस्ततम क्षणों में भी जो फूली हुई लाश रिगो बेटा मेंचू की। उसकी उदास भावहीन आंखें पीछा करती व्यस्ततम क्षणों में भी मानवीय पीड़ा का इतिहास जो फूली हुई लाश रिगो बेटा मेंचू की फैली हो ग्वाटेमाला से एंडीज तक और दुमका गुड्डा के आदिम जंगलों से हमारे घरों के असहम कक्ष तक। रोने और न रोने के बीच का पथराया आर्त रुदन पसरा है मकलू मुर्मू। अपने बोझिल एकाकीपन और निरीह तन्हाइयों में वह एक खामोशी से चलकर दूसरी खामोशी तक पहुंचती। अपने बोझिल एकाकीपन और निरीह तन्हाइयों में वह एक खामोशी से चलकर दूसरी खामोशी तक पहुंचती। उसके त्रासद सपनों में कोई राजकुमार नहीं आता। सिले हुए होठों, खौफज़दा बरौनियों, उदास लंबोतरे चेहरे पर चिपकी अवस बेबसी और बेकली के बीच भी जिंदगी जीने की एक गहरी ललक। हम विस्मित थे। और भाषा का मतलब आदेश, और भाषा का मतलब आदेश और शब्दों को कुत्तों का कटखानापन समझती। उसके होठों पर हंसी देखना एक लंबा और उबाऊ इंतजार है। धन्यवाद। अगली कविता है उपलब्धि। उम्र के 20 साल तक वो झल्लाए हुए कुत्ते की तरह सनका रहा। उम्र के 20 साल तक वो झल्लाए हुए कुत्ते की तरह सनका रहा। हर चोर चक्के पर भौंकता हुआ लोगों को पसंद नहीं था। उम्र के 30 साल में हर मोड़, हर नुक्कड़ पर चीखा चिचियाता फिरा। जुलूस के आखिरी छोर में मसल डाला कितने ही सिगरेट के टुकड़ों को बड़ी बेरहमी से बुर्जुआ की गर्दन की तरह। अब लोग उससे कट से गए। उम्र के 40 साल में वह सिर्फ अब बुदबुदाता रहता है अपने आप में ही। सड़क के किनारे धूल में नजरें गड़ाए उसकी आंखों में एक गहरी रिक्तता और खामोशी है। फटी फटी आंखों से शायद खुद को कोसता मर गया वह एक दिन और लोग खुश हैं। सामान्य के आदमी को असामान्य बनाकर मार डालना हमारी उपलब्धि है। अगली कविता है खुद के विरोध में। क्यों होता है ऐसा जब आदमी उठ खड़ा होता है खुद के ही विरोध में? क्यों होता है ऐसा जब आदमी उठ खड़ा होता है खुद के ही विरोध में? जब उसे अपनी ही सोच बेहद बेतुकी और भौंडी लगने लगती है। क्यों होता है ऐसा जब आदमी सुबह की स्वच्छ और ताजी हवा में घूमने के बजाय कमरे के घुटे हुए बदबूदार सीलन में चादर में मुंह औंधा किए पड़ा रहता है? क्यों होता है ऐसा जब आदमी सांपों के हिस्से सुनना पसंद करने लगता है? आखिर वह कौन सी प्रक्रिया है जो गलवा लेती है शब्द उससे खुद के ही खिलाफ? क्यों वह विवश हो जाता है सांप की तरह अपना केचुल छोड़ने पर? आदमी की आखिरी छटपटाहट कसमसाकर आखिर क्यों तोड़ती है अपने ही बनाए मर्यादा तट को? भागता है वह अपने आप से ही, भागता है वह अपने आप से ही गोरख की हताशा लिए आह क्यों की उझंग निरवता में। और सुना है सर। आखिरी कविता है बाबरी मस्जिद। मैंने अपने को आईने में देखा,
न मालूम किस अव्यक्त दुख से दुखी हूं मैं। देख नहीं पाता हूं खुद को कि दिमाग की नसें तड़पती हैं कि मैं वर्षों आईना नहीं देखता। मैं बुद्ध का सजल और शिष्य होना चाहता हूं। मैं बुद्ध का सजल और शिष्य होना चाहता हूं, साल वनों के झुरमुट में अंतिम प्रव्रज्वलता सुभद्र की तरह। मैं एकाएक की मौत चाहता हूं, देखना चाहता हूं जिंदगी के पार उस महाशून्य को। सब्बम दुखम कहा उसने, सब्बम दुखम कहा उसने और निग्रोध उठकर चला गया। मैं एक भिक्षु होना चाहता हूं, एक सूखे असक्त आदिवासी बच्चे को पैरों पर उठ खड़े होने की लाचार कोशिश करते देखता हूं और रो पड़ता हूं। मैं करुणा में जीता हूं, मैं करुणा को जीता हूं। मैं जीता नहीं हूं, जीतता नहीं हूं, मैं हारता हूं। हारते हुए भी हारता ही रहा हूं और हारते हुए ही जीवन जीता हूं, चाहे सारी दुनिया वेश्याओं का चकला घर ही क्यों न हो जाए, जीना तो यहीं पड़ेगा। वनलता सेन की चिड़ियों के घोंसलों सरी की आंखों में डबडबा आए। वनलता सेन की चिड़ियों के घोंसलों सरी की आंखों में डबडबा आए। आंसुओं के उजास में या आम्रपाली की सघन अमराइयों में मैं एक नष्ट और लुप्त हो चुकी सभ्यता के भग्नावशेषों एवं उन अतृप्त आत्माओं के बीच जीता हूं जिनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि यह नेपाल का एल्डोराडो है, क्योंकि यह नेपाल का एल्डोराडो है, यह सिंध का मोइने जोदड़ो है, यह नेरूदा का माचू पिच्चू है, यह बिरसा का उलिहातू है, यह अभिशप्त भूमि का वह टुकड़ा है जो एक देश कहलाता है। और मैं अब इसका वासिंदा हूं क्योंकि वे नहीं हैं, क्योंकि वे नहीं रहे, क्योंकि वे खत्म कर डाले गए, क्योंकि वे अब भी मारे जा रहे हैं और क्योंकि वे आगे भी मारे जाते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो कवियों के प्रति बहुत आभार कि उन्होंने कविताएं भी पढ़ी और समय सीमा का पालन भी किया, बल्कि एकाध ने तो कम ही पढ़ी। तो कम पढ़ना ठीक है, ये बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो मेरे जैसा बातूनी आदमी ये कहे तो जो थोड़ा अटपटा है, लेकिन कम कहना भी ठीक है। पर बहरहाल कवियों के मुख से उनकी कविताएं सुनने का आनंद कुछ और होता है। पढ़ने से अच्छा कविता पढ़ना वही होता है जिसमें आप कविता को बोलते हुए भी सुनते हैं। और एक ज़माना था जब अधिकांश अध्यापक जो कविताएं पढ़ाते थे वो पुस्तक में नहीं देखते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमए में फाइनल वर्ष में मेरे एक अध्यापक आए, प्रोफेसर बी राजन। वो सामने टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड रखते थे और वेस्टलैंड बहुत कठिन कविता है, लेकिन उन्हें जुबानी याद थी। तो वो उस पर जो कहते थे सिर्फ अपना मनोबल बनाए रखने के लिए वो पुस्तक में रखते थे। और एक प्रसिद्ध अमेरिकी आलोचक हैं हेरोल्ड ब्लूम, उनका कहना था कि वो कविता पढ़ाई ही नहीं जा सकती जो अध्यापक को जुबानी याद ना हो, और वो बड़ी बड़ी कविताएं उनको याद थीं। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो
अब मुझे ये, मैं बड़ा आतंकित रहता हूँ टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मैं बहुत ही प्रिमिटिव हूँ, मैं कुछ नहीं आता मुझे टेक्नोलॉजी का। तो जब लोग टेलीफोन से कविता पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्या कमाल है। लेकिन देखता हूँ कि उसमें बहुत बाधाएं हैं। वो खामोखा आपको रोकने के लिए, अच्छा कागज़ से पढ़ो जिससे सीधा तो रहे। बहरहाल, तो अब अगले आज कविता के सत्र तक, जो 2 महीने बाद होगा, आप सबका बहुत आभार। और आप सबका कि आप महाकुंभ में जाने के बजाय इस कूप कुंभ में, कविता कूप कुंभ में आए, तो आपके प्रति बहुत आभार, धन्यवाद।